नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 11 मई 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। सॉरी कि कल वीडियो नहीं आ पाया। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि कल वीडियो ले आ पाऊँ, लेकिन मैं अभी कोई फैमिली के वर्क के कारण, ठीक है, फैमिली में भी मैरिज का माहौल है, तो सिस्टर का मैरिज है, जिस कारण से हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे हम अकेला ही करते हैं, कोई हमारा टीम नहीं है, क्योंकि यदि हम टीम रहता तो हम उनको ट्रांसफ़र कर देते। तो ये जो डिस्कशन वाला चीज़ होती है ना, मैं अकेला ही करता हूँ। मेंटरशिप के लिए अपना टीम अलग है, लेकिन डिस्कशन के लिए, ठीक है, तो मैं नहीं ले पाता। इसीलिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों से कि अभी से लेके 15 तारीख तक, ठीक है, 14 तारीख तक थोड़ी सी ये डिस्कशन में आपको लगेगा कि हाँ ढीला सा पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि डिस्कशन जिस तरह से हो रहा था उस तरह से डिस्कशन नहीं हो रहा है। ये इसके लिए मैं गलती मानता हूँ आप लोगों से। मैं लेकिन 15 तारीख से बता दूँ कि 15 मई से फिर ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज़ें सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि फिर मैं 15 मई से बैक हो जाऊंगा दिल्ली को। फिर दिल्ली में वहाँ पे अपना कंटिन्यू जिस रूप से चलता था उस रूप से चलना स्टार्ट होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लेके ज़रूर आए। कम से कम हम ये ज़रूर बता दें कि आपको इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें ज़रूर पढ़ा दें जिससे कि आप पढ़ पाए। और डिस्कशन का भी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का जो पहला टॉपिक है, देखिए इस टॉपिक को मैंने पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो टॉपिक जो भी आ रहा है ना, वो रिपीटेड टॉपिक आ रहा है, उसको डिस्कस कर चुके हैं। देखिए क्या है कि अल्पसंख्यक की दर्जा की लेके बात की जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेस किया जाता है कि मान लीजिए अल्पसंख्यक कौन होगा। अल्पसंख्यक कौन होगा, इसके लिए कोई परिभाषा नहीं है, परिभाषा संविधान के अंदर नहीं दिया हुआ है कि अल्पसंख्यक होगा कौन। मेन तरीके से ऐसा माना जाता है नॉर्मली कि वो जनसंख्या जिसकी संख्या कम हो, ठीक है, जिसकी संख्या कम हो उसको हम अल्पसंख्यक मानते हैं। लेकिन लेकिन अभी जो चुनौती दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये बताया गया है कि मान लीजिए कि ये क्षेत्र है, ठीक है, ये अभी तक हम मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको हम अल्पसंख्यक मानते हैं, ठीक है, उनको हम अल्पसंख्यक मानते हैं। लेकिन यदि इस क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिम की जनसंख्या, ठीक है, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है और हिंदू की जनसंख्या कम है, ठीक है, तो अब यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन होगा, हिंदू होगा या मुस्लिम होगा, इसी को लेकर चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने बताया, देखिए अल्पसंख्यक का जो दर्जा की बात करें ना, तो केंद्र सरकार जो है ना, राज्यों से विचार विमर्श जरूर कर दे। ऐसा नहीं कि बिना विचार विमर्श के ही आप क्या किए कि अपने हिंदू को भी विशेष क्या किया, अल्पसंख्यक बना दी। ऐसा नहीं करिए। आप क्या करो कि राज्य के साथ भी विचार विमर्श करो जिस राज्य में होता है। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि देखिए कौन अल्पसंख्यक है कौन अल्पसंख्यक नहीं है, इसको लेके हमारे संविधान में कोई भी प्रावधान डिफिनेशन नहीं दिया गया है। सीधा अल्पसंख्यक के लिए बात की गई है आर्टिकल में, फंडामेंटल राइट में देखेंगे उसमें बात की गई। तो यही बात की जाती है, यदि आप हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं उसके लेके केंद्र क्या करे, राज्य के साथ विचार विमर्श करे। तो ये भी ये मामला था, ठीक है। अब आगे जो मामला आएगा उसमें हम लोग अपडेट करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो दूसरा है वो राजद्रोह कानून के बारे में है। ये राजद्रोह कानून को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ये राजद्रोह कानून किस एक्ट नियम के तहत बनाया जाता है, तो आईपीसी 124A के तहत, ठीक है, आईपीसी 124A के तहत इसको बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वह है कि एफसीआरए क्या होता है, ठीक है। ये एक्चुअली मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा आप लोग को बताऊं, थोड़ी सी इस पे आने से पहले मैं कंटेस्ट बताता हूँ। देखिए हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट काम करती है किसके लेके, समाज के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए। उसके साथ साथ हमारे देश में कुछ एनजीओ भी काम करते हैं। एनजीओ, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, ये लाभ के लिए काम नहीं करते, ये सेवा देते हैं समाज को, समाज को सेवा देते हैं। अब इनको वर्क करने के लिए इनको पैसा चाहिए ना भैया, तो पैसा चाहिए, तो इनके वर्कर तो जॉब नहीं करने जाएंगे, तो इनके वर्कर क्या करते हैं, अनुदान लेते हैं। अनुदान, अनुदान मीन्स चंदा, आप लोगों ने भी दिया होगा। तो चंदा ये हो सकता है कि भारत से भी लाए, भारत के नागरिक भी दे और विदेशी भी दे सकता है।
विदेशी भी दे सकते हैं। तो इस विदेशी का जो चंदा आएगा ना, उसको नियंत्रण करने के लिए, ऐसा ना हो ये विदेशी का चंदा यहाँ पे समाज के कल्याण के बदले समाज के अंदर हिंसा फैलाने के लिए आता हो, ये भी तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इन्हीं चीज़ को देखते हुए उन्होंने क्या किया, सरकार ने एक संशोधन और एक कानून लेके आया, जिस कानून का नाम है विदेशी योगदान अधिनियम 2010 में लेके आया गया था। इसके अंतर्गत क्या होता है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत विनियमन होता है इसका, ये याद रखेंगे। किसी भारत के कोई भी व्यक्ति यदि विदेश से कोई फंड लेता है, उसका क्रियान्वयन जो किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। विदेशी मुद्रा का जो स्वीकार है वो बिना अनुमति के आप 25,000 तक ही ले सकते हैं, उसके बाद आपको अनुमति लेना पड़ेगा। यदि 25,000 से ज़्यादा आपके पास यदि अनुदान आता है तो उसमें आपको अनुमति लेना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि विदेशी योगदान ले आ सके, ठीक है। मतलब विदेशी अंशदान जो है, जो अंशदान करते हैं, उनका उद्देश्य बताना पड़ेगा कि किस कारण से आप विदेशी पैसा ले रहे हो। अब देखिए, अब मैं बताऊंगा ना भैया मुझे 1 लाख रुपया कोई अनुदान दे रहा है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसके लेके मैं स्कूल में, या आप बता सकते हो कि ऐसे बच्चे में मैं बिस्किट बांटना चाहता हूँ जो खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ वर्क बताओ, आप करना क्या चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है। आप करना क्या चाहते हो इसको बताना आपको ज़रूरी है। उसके बाद इस अधिनियम के तहत आपको 5 साल का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। उसके बाद आपकी कार्यकाल, मतलब आपके एनजीओ को और आगे बढ़ाने के लिए आपके एनजीओ को पैरामीटर देखेगा कि आपकी फीडबैक देखा जाएगा कि आपने किस तरह से मापदंड का पालन किया है कि नहीं किया है। यदि आपने फीडबैक में आपकी जो फ्रेमवर्क होगा उसमें आप फिट बैठते हैं तो आपकी कार्यकाल को और आगे बढ़ा दिया जाएगा, उसमें नो डाउट, ठीक है। तो उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है, इसको लेके 2010 में तो कानून बना था, लेकिन हाल ही में सरकार ने क्या किया है, इसको लेके 2020 में संशोधन किया था। अब संशोधन, इस विधेयक में जब संशोधन हुआ तो संशोधन क्या हुआ, तो जो भी व्यक्ति एनजीओ के अंतर्गत रहेगा, ठीक है, जो प्रमुख अधिकारी होंगे उनको लेके अधिकार की अनिवार्यता करा दिया गया है। आपके पास आधार कार्ड रहना ही चाहिए, आधार कार्ड की अनिवार्यता करा दिया गया है। उसके बाद विदेशी अंशदान जो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रांसफ़र मतलब देखिए, हमने क्या किया, एक एनजीओ में अपने यहाँ पे लगाया, ठीक है, हमारे पास आया कोई ए एनजीओ में आया, ये एनजीओ ने बी एनजीओ को ट्रांसफ़र कर दिया। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब सरकार बोलती है ऐसा नहीं। यदि आपके पास आएगा तो आप वर्क करोगे ज़मीनी स्तर पे, एनजीओ बी को आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे, ऐसा चीज़ें नहीं चलेगा। आप हो तो आप ही को करना पड़ेगा। इसके बाद इनमें क्या किया गया, देखिए, अब जो विदेश से जो फंड आएगा ना, सीधा का सीधा आपको एसबीआई में ही मंगाना पड़ेगा। आप दूसरे किसी भी बैंक में नहीं मंगवा सकते, ओनली एसबीआई में ही मंगवा सकते, राइट। उसके बाद देखिए, पहले क्या होता था कि प्रशासनिक कार्ड होती थी। प्रशासनिक कार्ड मतलब एनजीओ में कोई मेंबर है, उनकी प्रशासन, उनका सैलरी देना, उसके बाद ऑफिस बनवाना, ये सारे कार्ड आप ओनली 20% से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे एनजीओ 50-50, 80% सिर्फ अपने प्रशासनिक कार्ड में लगा देते थे। तो यहाँ पे क्या था, भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा रूप देखा जाता था। इसलिए सरकार ने क्या किया, उसको चेंज किया, और चेंज करने के बाद उन्होंने बोला कि आप 20% से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते प्रशासनिक कार्यों में। उसके बाद ये जो गवर्नमेंट ने लेके आई थी नियम, उसमें दोनों में ही क्या किया गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी आलोचना की गई, ठीक है। सरकार की इस स्टेप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आलोचना की गई, परंतु देखिए कहीं ना कहीं एक चीज़ें था कि एनजीओ में भी दिक्कत आ गई थी, समस्या आ गई थी। हम किसी दिन टॉपिक पे बात करेंगे कि एनजीओ के अंदर भी चुनौतियां थी, ठीक है। तो देखिए सरकार की ये स्टेप आती है, हाँ सरकार ने कुछ जो स्टेप लिया है इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है, लेकिन ये स्टेप सही माना जाए, ओके, सही है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंदर पॉलिटिक्स वाला है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये एक्चुअली एक चीज़ें बताई गई है, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है ना, उसको 5 साल के अंदर ही आप ख़त्म करके, इसके अंतर्गत ये है कि देखिए हमारे जो स्थानीय निकाय है, सबसे पहले समझिए कि स्थानीय निकाय 2 है। एक है कि पंचायती, एक होता है म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, नगर पालिका। ये पंचायत वाला जो है अनुसूची किसके अंतर्गत आता है, अनुसूची 11, और नगर पालिका अनुसूची
12, ये याद रखेंगे, अनुसूची 12। तो इसके अंतर्गत जो 5 साल का जो चुनाव होता है, इसको चुनाव समय सीमा के अंतर्गत होना चाहिए, इसकी लेके बात की जाती है, जिससे कि क्या होगा कि हम हमारे जो 3 स्तरीय हमने जो शक्ति का विभाजन किया है उसको सही ठहराया जाएगा। उसके बाद एक आर्टिकल है कि आने वाले वर्षों में 1 लाख ड्रोन पायलट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक्चुअली जो हमारा जो गवर्नमेंट है अभी ड्रोन की मंजूरी दे दी है, तो भैया ड्रोन की आप मंजूरी दोगे तो ड्रोन तो चलाने वाला भी चाहिए ना, और ड्रोन को चलाने के लिए तो आपको उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो इसमें सीधा सीधा बात किया जाता है कि देखिए अब ना अभी अपॉर्चुनिटी है, अब 2 लाख व्यक्तियों को क्या होगा, यहाँ पे जॉब मिलेगा। जो 12वीं पास है वो इसको 2 महीने की ट्रेनिंग लेगा, 2 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद इस ड्रोन को यूज़ कर पाएगा। तो इनके लिए क्या हो गया, ड्रोन को लेके, और आने वाले समय में इस ड्रोन की एक इतनी इंपॉर्टेंट बढ़ेगी कि आप समझ नहीं सकते, कि आपकी हो सकता है आपकी रोज़मर्रा की जीवन में भी ये ड्रोन आपको देखने के लिए मिल सकता है। विदेश में ड्रोन को लेकर डिलीवरी किया जाता है, अभी आपके डिलीवरी पार्टनर आते हैं आपको डिलीवरी करने के लिए, डिलीवरी बॉय, लेकिन पहले अब क्या होगा कि आपकी फूड रहेगी, डिलीवरी करने के लिए ड्रोन आपके घर तक आएगा। तो ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो उस जितना ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है उतना ही जॉब क्रिएट होता है। आप बताओगे कि इस तरह का डिलीवरी होगा तो डिलीवरी बॉय का जॉब चला जाएगा, मैंने माना डिलीवरी बॉय का जॉब चला जाएगा, लेकिन ड्रोन को हैंडल करने वाले का भी जॉब होगा, ड्रोन को रिपेयरिंग करने वाले का भी जॉब होगा, ड्रोन को बनाने वाले को भी जॉब होगा। तो देखिए एक तरह से तो जॉब जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जॉब जनरेट भी होती है टेक्नोलॉजी आने से। ओके, तो ये आर्टिकल था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है आज ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने अल्पसंख्यक वाला देख लिया था वहाँ पे, तो यदि आपको करना होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे हमने उसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल को आज आप खुद से पढ़िएगा, मुझे उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लगा, लेकिन एक पढ़ने वाला है, थोड़ा सा देख सकते हैं। तो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक है एकता और विभिन्नता। ठीक है, एक दूसरे के पूरक ही है, भारत के संदर्भ में इसकी बात की जाती है। तो ये आप जीएस पेपर 1 से इसको लिंक कर सकते हैं। भारतीय समाज, भारतीय समाज, राइट, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला जो है, ये एक्चुअली रिफॉर्म की बात की गई थी। ठीक है, WHO की बात की जाती है कि दबाव में आके काम करती है चाइना का, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि उद्योग को उचित दर तक बिजली पहुंचाए सरकार। और इसमें वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, ये बताती है कि देखिए उद्योग जो जगत है ना, उसको आप सही मायने में बिजली पहुंचाओ। यदि उनको बिजली नहीं पहुंचाओगे तो वो एक्चुअली अपनी 100% काम नहीं कर पाएंगे। तो 100% यदि काम नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पे और ज़्यादा पड़ेगी, महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बिजली इनको पहुंचाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद है कि ओला और उबेर जो कंपनी है ना, उसके अंतर्गत ना पारदर्शिता की अभाव है। इसको लेके आप देखेंगे कि जो टैक्सी वाले हैं, ओला वाले आपको फ़ोन करेगा, भैया कहाँ पे जाना है, उसको ये पूछने का अधिकार नहीं है आपको कहाँ पे जाना है। आपको OTP दीजिए, उसको खुद बता देगा कि कहाँ पे जाना है, लेकिन पहले आपसे पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे जाना है, तो आप बताते हो कि यहाँ पे जाना है, राइट। तो बताइएगा नहीं नहीं इस रूट में हम नहीं जाएंगे, भैया आप कैंसिल कर दो ओला को। यह भी बहुत ज़्यादा समस्या आई थी। तो इसी को लेकर सरकार क्या है कि अब एक पारदर्शिता लाने के लिए सरकार उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा इसमें एक हेल्पलाइन नंबर जारी की जाएगी। मंत्रालय के द्वारा कुछ कानून या एक्ट लेके इसको रेगुलेट करवाने की बात की जाती थी। बुकिंग के समय ही यदि रद्द कर किया जाए टैक्सी, तो उसको लेके जो ग्राहक के ऊपर जुर्माना ठोक दिया जाता है। देखिए आप यदि बुक किए और आपने कैंसिल कर दिया तो आपके ऊपर चार्ज लगेगा। ठीक है, अब ये चार्ज आपको क्यों लगेगा? यदि ड्राइवर के तहत किया जा रहा है तो क्यों ना ड्राइवर का पैसा एक नागरिक को आना चाहिए, जो उस कस्टमर को आना चाहिए, क्योंकि उसने अपना टाइम वेस्ट किया, 10 मिनट 15 मिनट उसका टाइम वेस्ट हुआ, राइट। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंतर्गत दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो था हमने वो डिस्कस कर लिया, राइट। अभी मुझे पता है कि फुल आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ पूरा 100% वाला डिस्कशन नहीं है। मैं बता दिया कि 14 तक आपको मैनेज करिए प्लीज़। मैं अनुरोध कर रहा हूँ आपसे कि प्लीज़ मैनेज कर लीजिए। 15 के बाद फिर अपना डिस्कशन जिस तरह से है वो स्टार्ट हो गया। और मैं बता दूं कि मार्च महीने का मैगजीन आ चुका है विजन IAS का, वो भी पहला वीडियो जो है वो 16 तारीख को अपलोड होगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, 16 तारीख को वीडियो अपलोड होगा पहला विजन IAS का मैगजीन का। ओके, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।